आइए आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब 11वां क्वेश्चन करना है। तो कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज। तो यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एसर्शन और रीजन। तो कह रहा है एसर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो ए वाला हमारा एसर्शन है, आर वाला रीजन है। तो कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पहले दोनों को पढ़ते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड्स आर लोअर देन फॉर अर्ली लैंथेनाइड्स। तो कह रहा है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है यानी आयनन एंथैल्पी है, तो जो एक्टिनाइड थोड़ा सा पहले वाले हैं, अर्ली वाले, उनकी कम होती है लैंथेनाइड की तुलना में। अब रीजन में कह रहा है कि रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरिंग 5 एफ ऑर्बिटल्स इन एक्टिनॉइड व्हिच एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करते हैं, तो जो 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, तो एक्टिनॉइड में कह रहा है कि ज़्यादा शील्डिंग प्रभाव अनुभव हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज के केस में। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं इस प्रकार से। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, अब अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक को घेरे हुए हैं अंदर वाली कक्षा वाले। तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो आकर्षण प्रभाव है नाभिक का, वो कम होगा, क्योंकि अंदर वाले घेरे हैं तो बाहर वाले को कैसे आकर्षित कर पाएगा। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण नहीं हो पाएगा उतना अच्छा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन घेरे हुए हैं। तो इसी को कहते हैं शील्डिंग प्रभाव। तो अंदर वाले में परिरक्षण प्रभाव हिंदी में कहते हैं। तो ये रक्षा कर रहे हैं आकर्षण बल जो लग रहा है इस पर। तो ये अंदर वाले घेरे हुए हैं तो बाहर वाले को आसानी से नहीं खींच पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ घेर के खड़े हो जाएं तो बाहर के व्यक्ति को अंदर खड़ा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। तो वैसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को नाभिक उतना अच्छा नहीं खींच पाएगा, जिससे आसानी से निकाला जा सकता है और ऊर्जा कम लगेगी, आसानी से निकल जाएगा। तो ऊर्जा कम का मतलब एंथैल्पी कम, इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ये कहने का मतलब है। अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो रीजन है वो एसर्शन का अच्छे से व्याख्या कर रहा है। तो हमने आपको पूरी अच्छी तरह से समझा दिया कि एसर्शन में कह रहा है कि जो शुरुआती वाले लैंथेनाइड हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनाइड आर लोअर। जो शुरुआती वाले एक्टिनाइड हैं उनकी आयनन एंथैल्पी यानी बाहरवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा कम होती है देन अर्ली लैंथेनाइड, शुरुआती वाले लैंथेनाइड की तुलना में। और इसका कारण यह है कि जो 5f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं एक्टिनाइड में, वो क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। तो 5f के बाहर एस और पी कक्षाएं भी होती हैं, हमने पीछे पूरा पढ़ा। तो 5f वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, नाभिक को अच्छे से घेरे रहते हैं। तो एस और पी यानी बाहर वाली जो कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल उतना अच्छा नाभिक का नहीं लग पाता, जिससे आसानी से बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। और जितना आसानी होगी यानी ऊर्जा कम लगेगी, यानी एंथैल्पी आयोनाइजेशन वाली कम होगी। तो इस प्रकार से सी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। तो देखिए आंसर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन द एबव असर्शन।
इन की जगह इज होना चाहिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर आयन इज मोर देन Cu प्लस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। तो जो क्यूपरिक आयन है इसकी तुलना में क्यूपरस आयन जो बड़ा ज़्यादा पावर वाला होता है उसको इक कहते हैं, कम पावर वाले को अस कहते हैं। तो Cu+2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है Cu प्लस साल्ट से एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में। ऐसा क्यों है? वही कंडीशन होगी 3d5 वाला, यानी 3d5 या F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आधा भरा या पूरा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है। ये बात निकल के सामने आती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर मुख्य रोल अदा करेगी। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ एक्वस Cu+2 इज मोर देन एक्वस Cu+ इज ड्यू टू द मच मोर निगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2 एक्वस देन Cu+ एक्वस। तो Cu+2 एक्वस यानी क्यूपरिक आयन जो हाइड्रेटेड क्यूपरिक आयन है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा निगेटिव है Cu+ एक्वस यानी क्यूपरस आयन की तुलना में। तो इससे क्या होगा? व्हिच मोर देन कंपनसेट फॉर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर, जो कि कॉपर की दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपनसेट करता है। तो यहाँ पर देखिए जो Cu+2 आयन है एक्वस उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा निगेटिव है, -21 किलो जूल प्रति मोल है। और डेल्टा IH1 यानी फर्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu की प्लस 745 किलो जूल पर मोल है और सेकंड वाली 1960 किलो जूल पर मोल है। तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि जो नाभिक है वो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 9 बचा, तो 9 को ज़्यादा अच्छे से खींचेगा। तो अब जो 9वां इलेक्ट्रॉन होगा जब हम उसको निकालेंगे तो चूंकि ज़्यादा अच्छे से नाभिक खींच रहा है तो उसको निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो इसलिए उसको निकालना ज़्यादा कठिन है, यानी सीधी सीधी बात है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। भाई जिसको निकालना ज़्यादा कठिन होगा तो वो उतना ही तो स्थायी होगा। तो इस प्रकार से क्यूपरस आयन एक्वस आयन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा क्यूपरिक की तुलना में। क्यूपरिक ज़्यादा स्टेबल होगा क्यूपरस की तुलना में। और इसको एक चीज़ से और समझिए कि जितना छोटा आयन होगा अगर उसको हाइड्रेशन करा देंगे तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब होता है कि उसके चारों ओर जो पानी के अणु हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो मान लीजिए छोटा है, इसके चारों ओर पानी के अणु ज़्यादा इकट्ठा हो सकते हैं क्योंकि उतना ही आकार बनाना है तो ज़्यादा पानी के अणु इकट्ठा होंगे। और अगर जो है बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा है, तो फिर इसमें कम पानी के अणु इकट्ठा होंगे अगल बगल, यानी हाइड्रेशन कम होगा। तो चूंकि हाइड्रेशन वाला निगेटिव है तो ये +2 की ज़्यादा निगेटिव है, ज़्यादा निगेटिव है, यानी इसका मतलब कि ज़्यादा निगेटिव में चला जाएगा। तो इसको पहले तो हम पॉजिटिव में लाएं फिर उस इलेक्ट्रॉन को निकालें, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए Cu+2 एक्वस ज़्यादा स्टेबल है। ये बात निकल के सामने आई। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, इस बात को ध्यान देना। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो देखिए कह रहा है कि ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो टाइप ऑक्साइड विच आर आयनिक। एमो टाइप ऑक्साइड का मतलब जिसकी पावर 1 है 2 है। ऑक्सीजन की -2 होती है तो जाहिर सी बात है कि मेटल की +2 होना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है।
तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम के अलावा जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, संक्रमण धातुएं हैं, वो सब यमो टाइप ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा कह रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O7। तो कह रहा है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है उनमें जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं वो ज़्यादातर Sc2O3 से Mn2O7 तक है। और सी में कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है V2O3 से V2O4 टू V2O5, मतलब जैसे जैसे ऑक्साइड की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और डी कह रहा है कि V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4-3 साल्ट्स। तो V2O4 को अगर डिजॉल्व कर दिया जाए अम्ल में घोल दिया जाए तो VO4-3 टाइप का साल्ट देता है। अगला ये है हमारा। अब ई वाले में कह रहा है CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, यानी CRO ये हमारा क्षारीय है जबकि Cr2O3 हमारा एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी है, अम्ल बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, ये कहने का मतलब। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो हमको करेक्ट को चूज करना है। तो यहाँ पर सी और डी केवल करेक्ट हैं, बाकी गलत है। तो सी और डी को देखते हैं। नीट 2023 में क्वेश्चन आया है। तो सी कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है जैसे जैसे ऑक्साइड बढ़ते हैं, और V2O4 डिजॉल्व होता है एसिड में और डिजॉल्व होकर के देता है VO4-3 साल्ट। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म यमो ऑक्साइड व्हिच आर आयनिक। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें गलत सी और डी हमारे गलत हैं। यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट कौन से हैं वो हमें बताना है। तो सी और डी हमारे इनकरेक्ट हैं। तो इनको देखते हैं। ए वाला हमारा करेक्ट है, स्कैंडियम को छोड़ के जितने भी ऑक्साइड हैं ट्रांजिशन मेटल वो सब यमो टाइप के होते हैं और आयनिक होते हैं। दूसरा क्या है, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो उसमें पीरियाडिक टेबल जो थी, अरे वो टेबल बना करके उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखे गए थे। तो Sc2O3 से Mn2O7 तक सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर लिखे गए थे। आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं। और जो हमारा V2O3, V2O4, V2O5 तक जब ऑक्साइड होता है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ना कि बेसिक। यहाँ पर देखिए बेसिक लिखा गया है, बेसिक। यहाँ पर एसिडिक लिख देगा तो सही हो जाएगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता है, इस बात को ध्यान देना है। अब डी वाले में क्या है, V2O4 डिजॉल्व होता है एसिड में जब, तो हमको मिलता है VO+2 टाइप का ऑक्साइड या आयन कह सकते हैं। ऑक्साइड है यहाँ पर, आयनिक ऑक्साइड कह सकते हैं। यहाँ पर V2O4 जब डाला जाता है तो इसको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4-3 साल्ट। गलत है, आयन नहीं साल्ट कहना चाहिए क्योंकि दो हैं एसिड और बेस। तो VO4+2 टाइप का बनता है। देखिए यहाँ +2 टाइप का, ना कि -3 टाइप का। यहाँ -3 टाइप लिखा है इसलिए हमारा गलत हो गया। अब अगला देखिए, CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। यहाँ पर देखिए CRO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करेगा, और ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। तो ये चीज़ें निकल के सब आई हैं।
और इसको एनसीईआरटी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा विशेष डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है गैडोलिनियम हैज ए लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो गैडोलिनियम की जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो होती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, जो एक्सचेंज एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि जो हमारे 4F जैक देखे यहाँ पर है, तो 4F और 4D वाले और D और F दो कक्षा वाले थे। तो जो गैडोलिनियम है देखिए यहाँ पर 4F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाहरी के अंदर वाली कक्षा में, और यहाँ पर जो हमारे एनर्जी बैंड हैं वो ज़्यादा पास होंगे, तो आराम से एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम रहेगी। इसको देखते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम 5D। देखिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो दो तो इससे निकल जाएंगे, तीसरे में D से निकलेगा, यानी D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो एज रिजल्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी, तो रिजल्ट क्या होगा कि 4F7 आ जाएगा, ये 7 है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जाहिर सी बात है कि आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ कक्षक ज़्यादा स्थायी होता है। तो चूंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 7 बजे, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। एज इट विल हैव हाई एक्सचेंज एनर्जी, इसलिए अब इसको एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। हेंस लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हाई है, हेंस लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, इसलिए कम से कम एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हाई हो गई तो तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आसानी होगी, क्योंकि ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल करके स्थायित्व में जाना चाहेगा। तो ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा ताकि ये स्थायित्व प्राप्त कर सके। हर एक चीज़ दुनिया में स्थायित्व चाहती है, तो ये चीज़ निकल के सामने आई। तो इस प्रकार से हाई एक्सचेंज एंथैल्पी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस। तो MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए, यानी एसिडिक मीडियम है। H प्लस का मतलब एसिडिक, OH माइनस का मतलब बेसिक। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है MnO4 माइनस की, तो Mn+2 बन जाता है और पानी बन जा रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? देखिए Mn+2 पहले लिखा है और MnO4 माइनस बाद में लिखा है, यानी इससे ये बनने के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 0 यहाँ होना चाहिए, यानी E0 मतलब नॉट का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -1.510 वोल्ट। और अगर ऑक्सीजन की हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, यानी कहने का मतलब ये है एसिडिक मीडियम का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन से ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो पानी बना देती है। इसके लिए E0 की वैल्यू ऑक्सीजन O2 से H2O की तरफ की अगर बात करें तो +1.223 वोल्ट। यहाँ पर देखिए इसको उल्टा किया है, Mn को इधर लिखा है और इसको माइनस वाले को इधर, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा है, और इसमें सीधा सीधा लिख दिया है इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगा है। इस बात को ध्यान देना। तो कह रहा है विल द परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो कह रहा है कि एसिड की उपस्थिति में, जाहिर सी बात है H प्लस है तो एसिड ही है, तो एसिड की उपस्थिति में कह रहा है कि एसिड की उपस्थिति में MnO4 माइनस ऑक्सीजन निकालेगा। क्या विल द परमैग्नेट मतलब क्या MnO4 माइनस एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीजन निकाल पाएगा?
जबकि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, निकालेगा तो खुद ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर यस बिकॉज ई नॉट सेल इक्वल टू प्लस 0.287 वोल्ट। अब क्यों आया ऐसा, इसको हम सोल्यूशन में देख के आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ Mn+2 प्लस 4H2O हो जाएगा। ये पहली रिएक्शन है, इसके लिए E0 MnO4 माइनस से Mn+2 बनने के लिए यहाँ पर रिएक्शन लिखी गई है। इसको देखिए, अगर हम उल्टा करना चाहें, इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस E0, ये 0 यहाँ होना चाहिए, Mn+2 और MnO4 माइनस, तो ये हो जाएगा 1.51 वोल्ट। यहाँ पर देखिए नेगेटिव था, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिए हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिख दिया गया क्योंकि हमने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया है वो भी अभी पता चलेगा। और H2O से हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो EO2 और ऑब्लिक H2O, मतलब O2 से H2O बनने वाला हमको क्वेश्चन में दिया गया 1.223 वोल्ट। अब हमको क्या करना है कि MnO4 की एसिड से रिएक्शन करा के हमको ऑक्सीजन प्राप्त करना है, ये करना है। तो इसको देखते हैं। तो यूजिंग 2, दूसरे समीकरण में 5 का पहले समीकरण में 2 का गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण में 5 का गुणा करके पहले से जोड़ेंगे। तो पहले 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझ लेते हैं। पहले 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हो जाएं, और दूसरे में 5 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 में 2 का गुणा होगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। और जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे हैं कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसमें बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें दाईं तरफ, कट जाएंगे, इसलिए जोड़ेंगे। अगर ये उल्टा होता तो इसको घटाते, ताकि उल्टा होकर इलेक्ट्रॉन कटते। तो इस बात को ध्यान देना है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें जब 2 का गुणा होगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो 2MnO4 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। 16 में 10 घट जाएंगे क्योंकि ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ घटेगा। अगर दोनों बाईं तरफ होते तो जुड़ जाते। 16 में 10 घटेगा तो 6 बचेगा, तो 6H प्लस हो जाएगा। अब माइनस, इसमें 2 का गुणा किया गया है तो 2Mn+2 हो जाएगा, और 5 का इसमें 2 का गुणा किया गया है इसमें, तो ये 5/2 O2 हो जाएगा, क्योंकि O है तो 5/2 O2 लिख देंगे इसके हिसाब से। इसमें 5 का गुणा हुआ है तो 5/2 O2 हो जाएगा, प्लस 3H2O हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा किए हैं तो 10 हो गया है, इसमें 5 का गुणा किए हैं तो ये 5 में से ये घट जाएगा। इसमें 2 का किए हैं तो 8 हुआ है, तो 8 में 5 जाएगा, तो 3 दाईं तरफ बचेगा, तो 3H2O हो गया। इसी प्रकार से E0 सेल लिख लेंगे। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। तो कैथोड रिएक्शन कौन सी होगी, कैथोड पर अपचयन होता है। तो यहाँ पर देखिए MnO4 माइनस ये लिखी गई है, यहाँ पर देखिए E0 Mn+2 से MnO4 माइनस, यानी यहाँ पर ज़्यादा से कम ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो Mn की +7 आ जाएगी। तो इसको जब हम उल्टा किए हैं तब प्लस आया है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर देखिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, इस ऑक्सीजन की
-2 4 है तो -8, 1 घटेगा तो -7 हो जाएगा, तो इसका +7 होना पड़ेगा। तो +7 से +2 हो रहा है, यानी अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। और कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब ये कैथोड वाली रिएक्शन है। तो कैथोड की तरफ हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर कैथोड की तरह EMnO4- 7+2 बन रहा है, और माइनस एनोड वाली ये होगी, ये एनोड वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की 0 है और यहाँ पर निगेटिव है, तो ये उल्टा करके लिखा गया है, उल्टा करके। तो यहाँ पर देखिए E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड प्लस E0 एनोड हम लिखते हैं। जब हमने केमिस्ट्री में पीछे चैप्टर में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था। तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, भले ब्रैकेट में माइनस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम एनोड वाला बनाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 निगेटिव है, -2 यहाँ पर 0 है। तो ऑक्सीडेशन वाली लिखना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। इस फार्मूले में इसने खुद ही निगेटिव लगा दिया है, तो इसलिए नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट निगेटिव में यही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन वाला है लिखेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव करके इसलिए लिखा है यहाँ निगेटिव, क्योंकि ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगाया। तो चाहे आप प्लस करके ब्रैकेट में माइनस लगा सकते हैं, जैसे भी लिखें, लेकिन हमने पीछे आपको बताया था कि आप हमेशा यहाँ प्लस लिखा करिए। E0 सेल इक्वल टू E0 एनोड प्लस कैथोड। अब जो भी होगा निगेटिव अपने आप हो जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता क्वेश्चन लगाने में। तो यहाँ निगेटिव देखिए है, तो अब उसको नहीं चेंज किया जाएगा, तो यहाँ घटेगा तो आ जाएगा 0.287 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए E0 सेल जो है 0 से ज़्यादा है, देयरफॉर नेट सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो चूंकि E0 सेल 0 से ज़्यादा है, जब निगेटिव होता है E0 सेल या गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होती है, तो रिएक्शन अपने आप होती है स्वतः। यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए स्वतः नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि E0 सेल ज़्यादा है 0 से, तो इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर नेट सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हाँ, इसको ध्यान दीजिए, E0 गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होगी तो स्वतः रिएक्शन होती है, या फिर E0 सेल पॉजिटिव हो यानी 0 से ज़्यादा हो, तो विभव ज़्यादा होगा तो अपने आप रिएक्शन होगी, क्योंकि ज़्यादा विभव से कम विभव की ओर रिएक्शन जाती है। तो ये विद्युत वाहक बल ही है एक तरह से। तो 0 से ज़्यादा होगा तो रिएक्शन अपने आप होगी। तो चूँकि नेट 0 से ज़्यादा इसलिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। एंड सो MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसलिए ये रिएक्शन स्वतः होगी और MnO4- ऑक्सीजन निकालेगा पानी से रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अम्ल की उपस्थिति में। अब अगला आ जाता है क्वेश्चन 16 नंबर। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।